नमस्कार, मैं राकेश कुमार सोनी टीम प्रिंस की ओर से। साथियों, जनरल साइंस में अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन। उस टॉपिक में पीछे के वीडियो जो आपने देखे होंगे आपको समझ में आए होंगे। फिर उस श्रृंखला में अपन आगे चलते हैं कि ट्रांसपायरेशन का बाकी भाग क्या है। तो ट्रांसपायरेशन में मुख्यतः है पर्णरंध्र, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, पर्णरंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया। पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया ये क्या है, कैसे होती है। देखिए, अपन ने पढ़ा था रंध्रीय संरचना में कि ये रंध्र है, इस रंध्र के बाहर दो वृक्क आकार की कोशिकाएं होती है, जिनको अपन ने द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका या गार्ड सेल कहा था। इस कोशिका की विशेषता है कि रंध्र की ओर वाली जो भित्ति होती है द्वार कोशिका की, वो मोटी होती है और रंध्र से परे जो भित्ति है, ये वाली भित्ति है, वो पतली होती है। ये वाली भित्ति तो क्या है, पतली है, और रंध्र के ओर या रंध्र की तरफ वाली भित्ति है वो क्या है, मोटी है। ये भित्ति मोटी होती है। और अन्य जो अधिचर्मी कोशिकाएं द्वार कोशिकाओं के पास होती है, उन कोशिकाओं को अपन ने क्या कहा था, सहायक कोशिका कहा था। सहायक कोशिका है वो कहा था। मुख्यतः पर्णरंध्र जो खुलते हैं बंद होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रक्षक कोशिका के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब ये रक्षक कोशिका स्फीत अवस्था में होती है, यानी फूली हुई अवस्था में होती है, टर्गिड अवस्था में होती है, तो रंध्र है वो खुले होते हैं, रंध्र खुलते हैं। और जब रक्षक कोशिका सलथ अवस्था में होती है, सलथ अवस्था या फ्लैसिड अवस्था में होती है, पिचकी हुई अवस्था में होती है, तो रंध्र है वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका है वो टर्गिड या स्फीत होती है और कैसे ये द्वार कोशिका है वो सलथ होती है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाएं अथवा सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर अपन समझ सकते हैं कि पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया क्या है। इसमें पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि के संदर्भ में जो अवधारणाएं या सिद्धांत है, उनमें एक सिद्धांत है पहला, स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। साथियों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सायरे ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सायरे ने किया। क्या बताया सायरे ने कि दिन में क्या होगा, CO2 की कमी हो जाएगी। किसमें, द्वार कोशिकाओं में। CO2 की कमी होते ही pH के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और pH के मान में वृद्धि होते ही फास्फोराइलेज एंजाइम जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, जिसके कारण से द्वार कोशिकाओं में दिन में स्टार्च जो है उसकी क्रिया फास्फेट से होने पर ग्लूकोज 1 फास्फेट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो द्वार कोशिकाओं में दिन में स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो गया,
ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज 1 फास्फेट द्वार कोशिकाओं में बनते ही द्वार कोशिकाओं की प्रासरणीय सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी और प्रासरणीय सांद्रता में वृद्धि होते ही अंतः प्रासरण की क्रिया होने लग जाएगी, यानी सहायक कोशिकाओं से कोशिका रस है उसका अंतः प्रासरण किस में हो जाएगा? द्वार कोशिकाओं में हो जाएगा। जैसे ये रंध्र था और इस रंध्र के बाहर ये द्वार कोशिकाएं थी और इसके पास क्या है? सहायक कोशिकाएं हैं। तो इन सहायक कोशिकाओं से कोशिका रस का अंतः प्रासरण है वो किस में होने लग जाएगा? द्वार कोशिकाओं में होने लग जाएगा, जिससे द्वार कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएगी? स्फीत अवस्था में आ जाएगी, यानी फूल जाएगी, टर्गिड अवस्था में आ जाएगी। और जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आती है तो रंध्र का क्या हो जाता है? रंध्र है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। रात्रि को ये क्रिया विपरीत हो जाती है, इस क्रिया के विपरीत क्रिया है वो रात्रि को हो जाती है। अब इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया स्टीवार्ड ने। तो स्टीवार्ड ने जो सिद्धांत दिया वो क्या है? थोड़ा सा इसमें संशोधन किया और स्टीवार्ड ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उसको अपन बोलते हैं स्टीवार्ड परिकल्पना। स्टीवार्ड परिकल्पना। स्टीवार्ड ने यह बताया कि सायरे ने जो कहा उससे आगे थोड़ा सा परिवर्तन किया स्टीवार्ड ने यह कहा कि दिन में स्टार्च है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलता है, और ये ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो एट कंपैरिजन किसके? ग्लूकोज 1 फास्फेट के ज़्यादा घुलनशील होता है, किसमें? जल में। तो स्टीवार्ड ने इस सिद्धांत को, जो सायरे का सिद्धांत था, उसको आगे बढ़ाया और ये समझाया कि दिन में स्टार्च का ग्लूकोज 1 फास्फेट में रूपांतरण होना तो तय, परंतु ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो आगे चल के और किस में बदल जाता है? आगे चल के ये किस में बदल रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल रहा है। और ग्लूकोज 6 फास्फेट की घुलनशीलता ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में क्या है? ज़्यादा होती है। ये स्टीवार्ड की परिकल्पना कहलाती है। अब पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने का सर्वमान्य सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत है पोटेशियम आयन स्थानांतरण, पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए या पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझाने के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है। साथियों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इमामुरे व फ्यूजिनो। इमामुरे और फ्यूजिनो ने पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत में रूपांतरण किया लेविट ने। रूपांतरणकर्ता कौन है? लेविट। और इस सिद्धांत का समर्थन किया रेस्के व बाउलिंग ने। रेस्के व बाउलिंग, इन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है इमामुरे और फ्यूजिनो। और इस सिद्धांत को रूपांतरित करके प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? लेविट है। लेविट द्वारा रूपांतरित पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है वो पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझाने के लिए आधुनिक
और सर्वमान्य सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का समर्थन किया किसने? रेस्के और बाउलिंग ने। अब अपन पढ़ते हैं कि ये पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है, उसके आधार पर पर्णरंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। देखिए साथियों, दिन के समय, दिन में द्वार कोशिकाओं के अंदर जो द्वार कोशिका है, उस द्वार कोशिका में मेलिक अम्ल बनता है। द्वार कोशिकाओं में क्या बन जाएगा? मेलिक अम्ल। अब मेलिक अम्ल है, उसका वियोजन हो जाता है। मेलिक अम्ल का क्या हो जाएगा? वियोजन। तो मेलेट आयन बन जाएंगे और क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। तो जब दिन में मेलिक अम्ल का वियोजन होगा तो क्या बनेगा? मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिकाओं से निकलकर कहां चले जाएंगे? उसके पास वाली सहायक कोशिका में चले जाएंगे और सहायक कोशिका से उतनी संख्या में पोटेशियम आयन हैं, वो अभिगमन करके किस में आ जाएंगे? द्वार कोशिका में आ जाएंगे। इन हाइड्रोजन आयनों का और पोटेशियम आयनों का सक्रिय अभिगमन होता है। जो ही पोटेशियम आयन सहायक कोशिका से किस में आएंगे? द्वार कोशिका में आएंगे। तो द्वार कोशिकाओं में पहले से उपस्थित है कौन से आयन? मेलेट आयन, जिससे क्या बन जाएगा? पोटेशियम मेलेट बन जाएगा। पोटेशियम मेलेट बन जाएगा। तो पोटेशियम मेलेट बनते ही द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी। परासरणीय सांद्रता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और परासरणीय सांद्रता का मान बढ़ते ही द्वार कोशिका में कौन सी क्रिया होने लग जाएगी? अंतः परासरण की क्रिया होने लग जाएगी। और अंतः परासरण होते ही द्वार कोशिका है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? स्फीत या टर्गिड अवस्था में आ जाएगी। जो ही द्वार कोशिका स्फीत या टर्गिड अवस्था में आएगी तो दिन में रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। अब रंध्र कैसे बंद होते हैं? प्राय रात्रि रंध्र के बंद होने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी कि रात्रि के समय क्या होगा? जो उपरंध्रीय गुहा है, उपरंध्रीय गुहा, जिसमें CO2 की वृद्धि हो जाएगी। तो रात्रि के समय रंध्र के नीचे जो गुहा है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? उपरंध्रीय गुहा, उसमें CO2 की सांद्रता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और CO2 की सांद्रता में वृद्धि होते ही एब्सिसिक अम्ल ABA, एब्सिसिक अम्ल, ये एक पादप हार्मोन है, ये एब्सिसिक अम्ल है वो क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल के सक्रिय होते ही, एब्सिसिक अम्ल के सक्रिय होते ही सहायक कोशिका से, सहायक कोशिका और जो द्वार कोशिका है, सहायक कोशिका और द्वार कोशिका, यहां देखिए आपने पढ़ा कि मेलेट आयन है और हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन निकलकर कहाँ गया था? सहायक कोशिका में चला गया था और सहायक कोशिका से उतनी संख्या में क्या आया था? उतनी संख्या में आया था पोटेशियम आयन। तो द्वार कोशिका एब्सिसिक एसिड के सक्रिय होने पर द्वार कोशिका से पोटेशियम आयन निकलकर क्या चले जाएंगे? पोटेशियम आयन निकलकर कहाँ चले जाएंगे? सहायक कोशिका में चले जाएंगे। और जो ही पोटेशियम आयन सहायक कोशिका में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सहायक कोशिका में पोटेशियम आयनों के स्थानांतरण से द्वार कोशिका की परासरण सांद्रता, परासरणीय सांद्रता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और परासरणीय सांद्रता में कमी आते ही बाह्य परासरण की क्रिया होने लग जाएगी। बाह्य परासरण की क्रिया कहाँ होगी? द्वार कोशिकाओं से कोशिका रस निकलकर कहाँ चला जाएगा? सहायक कोशिका में चला जाएगा। और द्वार कोशिका है वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगी? सलथ अवस्था में या फ्लेसिड अवस्था में आ जाएगी। और जो ही द्वार कोशिका सलथ अवस्था में आ जाएगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझाने का सर्वमान्य सिद्धांत पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है। अब
जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन मुख्य कारकों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर, ये फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए, आर्द्रता है वो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है वाष्पोत्सर्जन की दर, वाष्पोत्सर्जन की दर। दूसरा कारक है CO2, CO2 की सांद्रता, और CO2 की सांद्रता पर निर्भर करती है pH का मान, pH का मान। तो pH का मान है वो पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। CO2 की सांद्रता है वो वाष्पोत्सर्जन की दर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट कारक है ताप। अनुकूलतम तापमान में Q10 का मान, Q10 यानी जिसको अपन ताप गुणांक बोलते हैं, ताप गुणांक का मान लगभग कितना होता है वाष्पोत्सर्जन के लिए? 2 होता है। यानी अनुकूलतम तापमान की परास में यदि अपन 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, Q10 या ताप गुणांक बोलेंगे। और 10 डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम तापमान की परास में तापमान बढ़ाने पर वाष्पोत्सर्जन की दर है वो क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। अब छोटे आकार की जो पत्ती होती है, छोटे आकार की पर्ण, इस छोटे आकार की पर्ण में वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, ज्यादा होती है। साथियों, ये थोड़ा सा भिन्न पॉइंट लग रहा है। अक्सर दिमाग में ये आता है कि पत्ती का आकार छोटा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, कम होगी। लेकिन पत्ती का आकार अगर छोटा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि छोटे आकार की पर्ण में जो रंध्रीय आवर्ती है, रंध्रीय आवर्ती, उसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और रंध्रीय आवर्ती का मान ज्यादा होने पर छोटे आकार की पर्ण में वाष्पोत्सर्जन की दर का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कंपटीशन में ये क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि पत्ती का आकार छोटा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होनी चाहिए। नहीं, पर्ण का आकार अगर छोटा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है रंध्रीय आवर्ती का मान क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना। साथियों, मैंने आपको एक पॉइंट्स बताया था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य क्रिया है। वो कथन क्या है, उसका स्पष्टीकरण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व अगर पढ़ें तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से रसारोहण की क्रिया संभव है। रसारोहण यानी अवशोषित खनिज लवण और पानी का पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, जिसको अपन एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, उस एसेंट ऑफ सैप के लिए वाष्पोत्सर्जन होना जरूरी है। तो रसारोहण में सहायक है वाष्पोत्सर्जन। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी होती है। तीसरा महत्व है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से अवशोषण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। अवशोषण में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से फलों में शर्करा का निर्माण ज़्यादा होता है। शर्करा का निर्माण है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन है वो एक आवश्यक क्रिया है, परंतु एक बुराई है। बुराई इसलिए कहा क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल तो अगर निकल रहा है तो वो तो अच्छा ही होगी। आवश्यकता से अधिक जल का निष्कासन होना एक अच्छाई है वाष्पोत्सर्जन की, परंतु आवश्यकता से अधिक जल के अलावा जो आवश्यक जल है वो पादप की कोशिका से वाष्प के रूप में निकलता है। तो क्या होगा,
कोशिकाओं में जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए इसको वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा, बुराई कहा। आवश्यकता से अधिक जल का निष्कासन है वो एक अच्छाई है, लेकिन आवश्यक जल वाष्प के रूप में अगर निकलता है तो वो क्या होगी, एक आवश्यक बुराई होगी। साथियों, अपन ने ट्रांसपायरेशन जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने का प्रयास कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में